मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 95। ओके, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे भी और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे भी। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करने हैं। ओके, और आप सभी बच्चे जानते हो कि आजकल आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है, फर्स्ट स्टार्टिंग में, दूसरा एंडिंग में। मतलब जब क्लास स्टार्ट होता है मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तो उसके साथ ही मैं बोलती हूँ कि सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो गुड हैबिट टिप देने से पहले मैं बोल देती हूँ अटेंडेंस बना ले। तो इस तरीके का आप लोगों को हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस हो जाता है, तो आप सभी बच्चे 2 बार अटेंडेंस बनाया करें। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, या फिर नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं है उन चीज़ों को भी, है ना। आप इतने बड़े हैं, क्लासरूम में तो आ ही गए हैं और आप इतने समझदार तो हैं ही, आप जानते हैं कि नई किताब रहने से हमें कितना नुकसान होता है, कितना मुश्किल होता है पढ़ने में। तो किताब या कॉपी या पेंसिल वगैरह जो चीज़ नहीं है उन चीज़ों को आप मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स को बोलकर परचेस करवा लें। ओके, और खूब दिल लगा कर पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहिए। जब स्कूल ओपन हो तो हमेशा स्कूल आइए, इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए तो आप अगर पढ़िएगा तो एक अच्छे इंसान बनिएगा। ओके, खूब मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर एक अच्छे इंसान बनिएगा। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 14 पढ़ रहे थे, लैंड वाटर एंड एयर। कुछ पॉइंट ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स बच गए थे। तो इसमें है पॉइंट्स टू लर्न, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, है ना, तरह तरह के ज़मीन के अलग अलग प्रकार, है ना, अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग ज़मीन के कुछ प्रकार के बारे में जाने थे। जैसे हम लोग ने प्लेन्स एरिया के बारे में जाना, हिल्स के बारे में जाना, माउंटेन्स के बारे में जाना, वैलीज़ और डिज़र्ट के बारे में जाना। इस तरीके ये ज़मीन का सभी भाग है ना, कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है केयरिंग फॉर लैंड, ज़मीन, है ना, ज़मीन मिट्टी के हम कैसे देखभाल कर सकते हैं ये जानेंगे। तीसरा है डिफरेंट वाटर बॉडीज़, तो अलग अलग पानी का वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी का प्रकार, जैसे नदी होता है, तालाब होता है, पोखर होता है, समुद्र होता है, झील होता है, झरना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्लीन वाटर, साफ़ पानी को साफ़ कैसे रखें, कैसे रखना चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद एयर, हवा क्या होती है, वायु क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद क्लीन एयर, हवा को हम कैसे साफ़ रख सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने लैंड के बारे में पढ़ा था कि जो आप जानते हैं ना पृथ्वी के बारे में, तो हम पृथ्वी की जस्ट लाइक पृथ्वी के बारे में पढ़ें, क्योंकि पृथ्वी पे लैंड भी है, एयर भी है एंड वाटर भी, यानी कि ज़मीन भी है, हवा भी है, पानी भी है। लैंड वाटर, सॉरी, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ना, यहाँ पे वाटर एंड एयर, पहले एयर है तब फिर वाटर। एयर एंड वाटर, है ना, ज़मीन, हवा और पानी, इनके बारे में। तो आपको हमने चैप्टर में बताया और आप जानते भी हैं कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पे 3/4 पानी है और 1/4 ज़मीन है, और 3/4 पानी होने के कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग, बाहरी भाग हमें दूर से नीला दिखाई पड़ता है, जिस कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, और पृथ्वी पे जो लैंड है वो अलग अलग प्रकार की होती है। वो लैंड किस लिए है? तो जानवरों को और इंसानों को और पेड़ पौधों को रहने के लिए होती है ना। तो हर प्रकार की, देखो जैसे वीट है, आपने पढ़ा था, राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफ़ी ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। इन सारी चीज़ों को हम ज़मीन के अलग अलग प्रकार वाले भागों में हम उगाते हैं, यानी कि ये तरह तरह के ज़मीन पे उगते हैं। ओके,
और जो लैंड होता है वो पृथ्वी पे, अर्थ पे जो ज़मीन होती है वो हर जगह से सेम नहीं होती है ना। वो अपने लेवल, स्लोप एंड शेप यानी कि समतल, ढाल और आकार के वजह से जगह जगह पे उसके अनुसार है ना अलग होती है। जैसे जहाँ पे समतल ज़मीन होता है और फर्टाइल यानी कि समतल ज़मीन हो और उपज वाला ज़मीन हो, वो ज़मीन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि समतल भूमि के नाम से जाना जाता है, मैदानी वाले इलाकों के नाम से जाना जाता है। जिस पे और मैदानी वाला इलाका यानी कि समतल भूमि का इस्तेमाल घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए और रेलवे ट्रैक्स के लिए, रोड्स के लिए किया जाता है। क्योंकि वो समतल रहता है ना, चारों तरफ से बराबर होता है, तो उस पर आसानी से इन सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। रिवर फ्लोज इन प्लेन्स एंड मेक द लैंड फर्टाइल। और समतल वाले इलाकों में नदियाँ बहती है और वो नदियाँ ज़मीन को और उपजाऊ बनाने में मदद करती है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स इज हेयर ईजली। तो किसान इस इलाकों में आसानी से खेती करते क्योंकि उनको एक तो ज़मीन बराबर की मिलती है और दूसरी बात की नदियाँ पानी मिलती है। तो पानी जब मिलेगा और मिट्टी अच्छा रहेगा तो खेती आसानी से होगी, है ना, इसलिए। और दूसरा था कि कहीं पे कुछ ज़मीन ऐसी होती है कि कहीं पे वो ऊंचा होता है, तो ऊंचा जहाँ पे ज़मीन ऊंचा नीचा रहता है इस तरीके का, तो ये हिल कहलाता है, यानी कि वो पहाड़ी यानी कि टीला कहलाता है। और जो सबसे ऊंचा पहाड़ी होता है, इनके वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो सबसे ऊंचा पहाड़ी होता है, टीला होता है, उसे माउंटेन यानी कि पहाड़ या पर्वत कहते हैं। Some mountains peak are always covered with snow. That is why these areas stay cool even in summers. बोले कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो सालों भर बर्फ़ से, उसकी जो चोटी होती है यानी कि उसका ऊपरी भाग, आप यहाँ बुक में देख सकते हैं, ये जो ऊपरी भाग है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिसका ऊपरी भाग शिखर हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और बर्फ़ से ढकने के कारण भी पहाड़ी वाले इलाकों में चाहे गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, ठंडी हमेशा रहती है। ठंड के मौसम में तो ठंडी रहेगी, लेकिन गर्मी में भी ठंडी रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे बर्फ़ रहती है, जिस वजह से वहाँ का मौसम कूल रहता है, ठंडा रहता है। और अब ये है द लो लैंड एरियाज बिटवीन द हिल्स आर कॉल्ड वैलीज़। दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ी के बीच में जो निचला ज़मीन होता है, उस निचले ज़मीन को वैलीज यानी कि घाटियाँ या वादियाँ कहते हैं। ओके। और ऐसे घाटियों में क्या होता है, रिवर भी बहता है जो कि वहाँ के ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। ओके। कुछ ऐसे ज़मीन होते हैं जैसे सैंडी ड्राई प्लेन एरियाज आर कॉल्ड डिज़र्ट, यानी कि बलुआई सूखा, है ना, मैदानी वाला क्षेत्र डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान कहलाता है। There is a scarcity of water here, so there is very little vegetation and wildlife found in desert. और डिज़र्ट वाले इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, अभाव होता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत कम वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे उगते हैं और बहुत कम ही जानवरों का वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों का यापन होता है, यानी कि जानवर वहाँ पे ज़िंदगी बिताते हैं क्योंकि जानवरों को भी रहने के लिए भोजन और पानी चाहिए। और देखिए इंसान तो रहते हैं क्योंकि इंसान अपनी कोशिश कर लेते हैं, पानी भर के लिए आते हैं, ख़रीद के लिए आते हैं, दूर इलाकों से जाके ला सकते हैं, क्योंकि जानवर तो ऐसे काम नहीं करते ना, क्योंकि उनके पास इतना माइंड नहीं होता, समझ नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे जानवरों को रहना बहुत मुश्किल है। और लोग पीने का पानी बहुत मुश्किल से लाते हैं, तो वहाँ पे खेती कैसे करेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे खेती भी बहुत कम होती है। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में, इस नीचे वाले पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने डिज़र्ट तक बारे में पढ़ लिया है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैं प्रीवियस क्लास का रिवाइज़ कर रही थी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखें और मेरी बातों को गौर से सुने, और नोट जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे देखिए भी मेरी तरफ और मेरी बातों को सुने भी। क्या है, ए हाई एरिया ऑफ लैंड विच इज़ फ्लैट ऑन द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। बोला हाई एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का सबसे ऊंचा वाला भाग यानी कि पहाड़ ऊंचा वाला भाग है, लेकिन ऊपर जाके वो नोक इस तरीके का नोक नहीं बनता, पॉइंट नहीं बनता, बल्कि इस तरीके से मैदानी वाला क्षेत्र बन जाता है, फ्लैट हो जाता है ऊपर जाके। जैसे मान लीजिए ये पहाड़, ओके, ये पहाड़ है, यहाँ पे नोक बना और ये पहाड़ जाके इस तरीके से हो गया, तो ये भी पहाड़ हो गया, ऊंचा हो गया, लेकिन ये समतल टाइप से हो गया ना, तो ये समतल टाइप से हो गया, तो ये क्या कहला गया, प्लेट्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेट्यू। ओके, जिसको हम लोग पहाड़ी मैदान बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर मैदान है। इट इज़ रॉकी बट गुड फॉर कल्टीवेशन। वो रॉकी होता है क्योंकि पहाड़ रॉक यानी कि चट्टानों का होता है, तो
वो रॉकी पथरीला होता है, लेकिन कल्टीवेशन वहाँ पे खेती अच्छे से की जा सकती है, जुताई अच्छे से होती है। और ऐसे इलाकों में लोग पहाड़ के ऊपर, ऐसा अगर ज़मीन होता है तो आप पहाड़ी वाले इलाकों में देखे होंगे कि पहाड़ के ऊपर घर, अगर ऐसा मैदानी इलाका होता है तो लोग घर भी बनाते हैं और खेती भी करते हैं, ओके, आसानी से। ए पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड विथ वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसलैंड। ज़मीन का वो भाग जो कि चारों तरफ से, सभी तरफ से पानी से ढका होता है, घिरा होता है। जैसे देखिए बीच में यहाँ पे पानी आपको बीच में आपको ज़मीन नज़र आ रहा है ना, और चारों तरफ से पानी है। तो अगर चारों तरफ से इस तरीके से देखिए, इस तरीके से पानी होता है, अब बीच में ज़मीन का टुकड़ा होता है, तो इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी और इधर पानी है, बीच में ज़मीन है। तो ये वाले भाग को आइसलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसलैंड, यानी कि द्वीप, यानी कि टापू बोलते हैं, ओके। तो ऐसा मतलब ज़मीन का एक भाग जिसके सभी तरफ पानी हो, वैसा वाला भाग टापू यानी कि द्वीप कहलाता है। अब है ए पेनिनसुला इज़ अ बॉडी ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड, है ना। तो देखिए ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, वो टुकड़ा आइसलैंड कहलाता है। और ज़मीन का वो टुकड़ा, वो भाग जिसके 3 तरफ पानी हो। मतलब मान लीजिए कि ज़मीन का ये भाग है, इस तरीके से ज़मीन है, ज़मीन है, ज़मीन है, ओके। तो ये भाग है, तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो 1 2 3 हुआ ना। तो ये ज़मीन है और इसके इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, तो 3 तरफ पानी है। तो ये वाला भाग पेनिनसुला कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है। ये भी द्वीप होता है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन होते हैं, जैसे मतलब हम आराम से, आसानी से हम अपना सब कुछ जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन 3 तरफ पानी है। तो ऐसे वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप जान लिए ना ज़मीन का कौन कौन सा भाग। तो प्लेन के बारे में आपने जाना, हिल के बारे में जाना, माउंटेन के बारे में जाना, वैली के बारे में जाना, डिज़र्ट के बारे में जाना, है ना, प्लेट्यू के बारे में जाना, आइसलैंड के बारे में जाना और पेनिनसुला के बारे में जाना। तो कितना हो गया? प्लेन्स, हिल, माउंटेन, वैली, डिज़र्ट, ओके। उसके बाद प्लेट्यू, आइसलैंड और पेनिनसुला। तो आपने 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि 8 टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में आपने जाना कि ज़मीन का अलग अलग तरह का प्रकार। तो जो कि आपने 8 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, 8 प्रकार के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा कि ज़मीन इतने सारे भी प्रकार के होते हैं। तो जो ज़मीन समतल होती है उसे प्लेन कहते हैं, जो ज़मीन उभरी होती है थोड़ा सा उसे हिल कहते हैं, जो ज़मीन हिल से भी बड़ी होती है ऊंचाई में तो उसे माउंटेन कहते हैं, जो ज़मीन है ना 2 माउंटेन, 2 पहाड़ के बीच की होती है उसे वैली कहते हैं, जो ज़मीन सूखा होता है और बलुआ होता है उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं, जो ज़मीन पहाड़ पे समतल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं, जो ज़मीन चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आइसलैंड कहते हैं, जो ज़मीन 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो इस तरीके से ज़मीन का प्रकार है। अब हम ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे केयरिंग फॉर लैंड, है ना, ज़मीन का हम कैसे देखभाल करें, क्योंकि हम मिट्टी पे रहते हैं और मिट्टी पे हम बहुत सारी चीज़ करते हैं, जैसे खेती करते हैं, रहने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत ऐसी चीज़ों को बनाते हैं, तो उसका हमें देखभाल भी करना चाहिए। तो हमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या हम सिंपल से पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो है सबसे पहले वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अब बोलिएगा क्यों? तो देखिए पेड़ से क्या होता है ना, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर तरफ पानी है ना, बारिश होती है बहुत ज़्यादा और हर जगह बाढ़ लगे हैं, रोड पे सड़क पे पानी लग गया है। तो वो जो पेड़ अगर हम लगाएंगे ना तो वो पेड़ पानी को वो जो पेड़ है ज़मीन को पानी के साथ बहने से रोकता है। अगर पेड़ नहीं है तो वहाँ पे क्या आप ज़मीन देखिएगा, आपने देखा होगा न्यूज़ में या रियल में भी कि अगर आप पेड़ नहीं है और मैदानी इलाका है तो पानी का जो तेज़ बहाव है ना ज़मीन के टुकड़े को काट के अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहाँ पे पेड़ होता है ना तो पेड़ का जड़ में वो ज़मीन का भाग जड़ जो है ज़मीन को पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, जिस वजह से पानी का कितना भी तेज़ बहाव है पेड़ पूरी कोशिश करता है कि हम मिट्टी को रोके रहें,
मिट्टी को जकड़े रहें। तो पेड़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो मिट्टी नहीं बहेगा पानी के साथ। और दूसरी बात कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें हरियाली मिलेगी, है ना, हमें छाँव मिलेगा, हमें उससे और ज़मीन उपज वाली होगी। इसलिए दूसरा है वी शुड नॉट यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। हमें कभी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि असरणशील वस्तुओं का, सामान का, उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब कि देखिए, कूड़ा कचरा बहुत ऐसे होते हैं, कुछ कूड़े कचरे ऐसे होते हैं जो सड़ जाते हैं, है ना, तो वो सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं ना, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यानी कि उपजाऊपन को और बढ़ावा देते हैं, मिट्टी को ताकत देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल दे, यानी कि वो उपज वाला हो। तो वो जो हम लोग सड़नशील वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सड़नशील वस्तुओं बायोगैस का काम करती है, जो कि मिट्टी में चाहिए ही चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या बोला, वी शुड नॉट यूज़, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि असरणशील वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह हुआ, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक शुड बी बैन, और प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। जो पॉलीथीन आता है ना, और प्लास्टिक का जो भी जिस चीज़ में भी प्लास्टिक मिलता है, उसे क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसका रोकथाम करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक है ना, वो गलता नहीं है, और आप उसे जलाइएगा भी तो जलने के बाद भी थोड़ा सा बच ही जाएगा, और वो जो बच जाता है तो वो मिट्टी में मिलता है। ओके, पॉलीथीन तो वो सड़ता नहीं है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है, उपजाऊपन को कम करता है, मिट्टी को बंजर बनाता है। और दूसरी बात कि प्लास्टिक अगर कचरे में रहेगा तो कोई भी एनिमल अगर चलेगा तो वो प्लास्टिक को खा जाएगा। अगर एनिमल प्लास्टिक को खा जाएंगे तो वो क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। और आपने सुना भी है आजकल कि फ़िश में प्रॉब्लम है, तो कोई एनिमल में प्रॉब्लम है, इस वजह से होती है। हम इंसान गंदगी फैला देते हैं, प्रॉब्लम जानवरों को हो जाती है। फिर वही जानवर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वह जानवर सड़ने लगते हैं, बीमारियां होने लगती हैं, महक होती है, उसी के कारण कितनी सारी बीमारियां फैल जाती है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों पर रोकथाम करना चाहिए। वी शुड कंजर्व वुड, हमें क्या करना चाहिए, वुड को कंजर्व करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लकड़ी उकड़ी का इस्तेमाल करें तो उसे बर्बाद ना करें। वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमें हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट से, यानी कि जो चीज़, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, तो उनसे नया चीज़ बनाना चाहिए, ओके। जैसे शू बॉक्स है, तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। शू बॉक्स है, उसे हम फेंक रहे हैं, कार्टून का है, जैसे शू बॉक्स क्या फूड का डब्बा होता है, तो उसे हम फेंके ना, बल्कि उसका उपयोग करें, उसे अच्छे से रैप वैप करके डस्टबिन बना ले, कुछ ऐसा बॉक्स बना ले कि अपना सामान रखें। या बॉटल है प्लास्टिक का, है ना, यूज़ एंड थ्रो होता है, पियो और फेंको होता है, तो उसका भी हम कुछ इस्तेमाल कर लें, कुछ ऐसा डेकोरेटिव चीज़ बना के उसको डेकोरेट करके और उसको दूसरे कामों में उपयोग कर लें। तो इस तरीके से बोला, वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, हमें हमेशा बेकार चीज़ों से ही, है ना, लाभदायक चीज़ बना लेनी चाहिए, उपयोगी चीज़ बना लेनी चाहिए, ताकि हम उसे बर्बाद भी ना करें, फेंके भी ना, कचरा भी ना फैले, और उन चीज़ों से हमारा दूसरा काम भी हो जाए। ओके, तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। केयरिंग फॉर लैंड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड तो पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड पढ़ लिया, ज़मीन का अलग अलग प्रकार की कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने टोटल बुक में 8 टाइप्स ऑफ पढ़े हैं लैंड, तो 8 प्रकार की ज़मीन के बारे में आप जान गए कि ज़मीन कैसी होती है। अब हम केयरिंग फॉर लैंड ये भी जाने कि ज़मीन का केयर कैसे कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, तो आप ज़मीन की, मिट्टी की देखभाल कर सकते हैं, उनको साफ रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वाटर बॉडीज़, है ना, यानी कि पानी का अलग अलग रूप। तो अब हम पानी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लीव, ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे या जानवरों को भी हम इंसानों की तरह रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, और बहुत ऐसे प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब जानते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर एनिमल कहते हैं। तो वो वाटर एनिमल्स पानी में रहते हैं या ज़मीन पे भी, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपना पानी में बिताते हैं। ओके,
यहाँ पे है टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर। इसमें से बहुत ऐसी एक्टिविटी दी हुई है, तो हमें उस एक्टिविटीज़, उस क्रियाकलाप पर टिक लगाना है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, ये बॉय है, नहा रहा है, तो नहाने में पानी की ज़रूरत होगी। अगर आपको लग रहा है तो टिक लगा दीजिए। सेकंड है, एक लड़की है जो कि डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, नृत्य है ना, यानी कि नाच रही है। तो नाचने में, डांस करने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, तो हम इसे छोड़ देंगे। ओके। और सेकंड है, थर्ड है कि एक लेडी यहाँ पे नल के नीचे बर्तन धो रही है। तो बर्तन धोने में हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपको सही लग रहा है तो टिक लगा दीजिए। अब है फोर्थ में, यहाँ पे देखिए, ये लेडी है, डस्टबिन में से कचरे को डाल रही है, दूसरे बड़े डस्टबिन में फेंक रही है। तो कचरा फेंकने में हमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी की ज़रूरत होती है? नहीं होती है, तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे, ये जो लेडी है वॉशिंग मशीन में क्या कर रही है, कपड़े को धो रही है, वॉश कर रही है। तो कपड़े धोने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, हम इसमें टिक लगा देंगे। अब है रीडिंग, एक लड़का रीडिंग कर रहा है, यानी कि पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करने में हमें पानी की ज़रूरत होती है? तो अगर आपको नहीं होती है ना, पढ़ने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, नोटबुक्स की, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब एक मैन है, एक आदमी है जो कि प्लांट में है ना पानी डाल रहा है, तो वाटरिंग कर रहा है। तो प्लांट में यानी कि पौधे में पानी पटाना, तो पौधे में पानी डालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है, पानी रहेगा तभी तो हम पौधे में पानी पटाएंगे, डालेंगे, तो इसमें हम टिक लगा देंगे। तो किसमें टिक लगाएंगे? बाथिंग में, यूटेंसिल क्लीनिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स में एंड वाटरिंग प्लांट्स में हम इसमें टिक लगा देंगे। जो लड़की डांस कर रही है छोड़ देंगे, कचरा जो फेंक रही है उसे छोड़ देंगे, एंड जो लड़का पढ़ रहा है उसे छोड़ देंगे। ओके। अब हम यहाँ देखेंगे, पानी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है, वर्षा है, वो पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि जो वर्षा होती है, वर्षा से हमें पानी प्राप्त होता है, क्योंकि वर्षा में पानी ना होता है, वही पानी हम इंसानों को मिलता है, वो सबसे बड़ा स्रोत है। क्योंकि पानी, वर्षा होगी तभी नदियाँ भरेगी, और वह नदियाँ भरेगी तो ही हमें पानी मिलेगा, चाहे वो हैंड पैप से मिले या मोटर यानी कि पंप से मिले। रेन वाटर फिल्स अप लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। जो वर्षा का पानी होता है वो लेक्स को यानी कि झील को, रिवर्स नदियों को, और पॉन्ड्स तालाबों को, पोखरों को भर देता है। ओके। सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर द सॉइल विच कैन बी ब्राउट आउट बाई डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। कुछ रेन वाटर ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर, यानी कि कुछ वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में चला जाता है, जिसे हम खोद कर, डिगिंग कर कर, खुदाई कर कर हम उसे कुएं का रूप दे देते हैं, शक्ल दे देते हैं, या ट्यूबवेल्स यानी कि हैंड पाइप, चापाकल है ना, वहाँ पे खुदवा देते हैं, गड़वा देते हैं, जिस वजह से पानी को गड्ढा करके, ज़मीन को गड्ढा करके पानी का पता लगाया जाता है। या तो वहाँ पे कुएं, लेकिन अब कुआं बहुत मुश्किल, अब तो देखने को नहीं मिलता, कुआं होता भी नहीं है, लेकिन पहले होते थे। और ट्यूबवेल्स, आपको चापाकल हर जगह देखने को मिलेंगे। दिस वाटर डज नॉट कंटेन साल्ट। और ऐसा पानी जो होता है ना, साल्टी नहीं होता है, उसमें नमक नहीं होता, नमक का मात्रा नहीं होता, ऐसा पानी खारा नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। ये क्या है, इसका इस्तेमाल हम पीने के लिए कर सकते हैं, है ना, फिल्टरिंग करने के बाद, यानी कि निष्पादन करने के बाद, या क्लीनिंग, साफ पानी को साफ़ करने के बाद इस पानी का हम इस्तेमाल पीने के लिए कर सकते हैं। वो पानी ऑलरेडी साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं अपने घर में, आजकल हम लोग केंट लगा लिए हैं, प्योरिट है, एक्वागार्ड है, बहुत ऐसे मशीन है जो कि पानी को साफ़ कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, ताकि हम पानी को पिएँ तो हम स्वस्थ रहें। ओके, स्वच्छ भी रहें, स्वस्थ भी रहें। ये है। अब हम जो है वाटर बॉडीज़, ये तो पहले पानी के बारे में जानेंगे, अब हम वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लीन वाटर बच गया है, उसके बाद एयर है, क्लीन एयर है। तो ये अब हम इतना ही रहने देते हैं। तो बाकी जो हमारा पॉइंट्स बच गया है, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ अभी बच ही गया है। पहले पानी के बारे में तो जाने कि पानी होता क्या है, उसके बाद ही ना उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो ये सब बच गए हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, अगेन रीड चैप्टर 14। सभी बच्चे चैप्टर 14 को अगेन रीड कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे अपना अटेंडेंस एक बार फिर से बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ। जब मैं अपना क्लास एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ।
आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम है। वो क्या है? तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा सड़क के फुटपाथ पे चलना चाहिए, पैदल पथ पे चलना चाहिए। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए? सड़क के कहाँ चलना चाहिए? सड़क के किनारे। जो किनारे जगह होता है उस जगह को फुटपाथ यानी कि पैदल पथ कहते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल चलने वाले इंसान होते हैं, उसी जगह पे चलते हैं, उसे फुटपाथ यानी कि पैदल पथ कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो कीजिएगा? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आप खुद भी इसे अपनाइएगा और दूसरे बच्चे को भी बोलिएगा ऐसा करने के लिए। ओके, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। जो मैंने होमवर्क दिया, अगेन रीड चैप्टर 14, इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दूँगी, है ना। नहीं होगा कोई बात नहीं, जल्दी नहीं पढ़ाना है, आपको समझना है। और मेरा मोटिव है कि आप अच्छे से चैप्टर को समझें और जानें। ओके, ये नहीं कि चैप्टर ख़त्म हो, पहले आप समझिए, जानिए, अच्छे से पढ़िए, तो आसानी से चैप्टर तो ख़त्म होना ही। हमारे पास समय तो है ही, थोड़ी ना भागा जा रहा है, तो हम इसे कर लेंगे। ओके, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा, होमवर्क को पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।